नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा ESP आइंस्टाइन साइंस प्लेनेट से। आज हम NCERT की जो नई बुक क्यूरियोसिटी आई है उसका चैप्टर नंबर 5 करने जा रहे हैं। नए फ्लेवर में फ्लेवर रहेगा आधा घंटा पूरा चैप्टर, विद इन हाफ एन आवर हम पूरा चैप्टर करेंगे। बेसिकली ये रिवीजन सीरीज़ है। अगर आप पूरा डिटेल में समझना चाहते हैं तो मेरी एक दूसरी प्लेलिस्ट है, आपको डिस्क्रिप्शन में और एज वेल एज राइट हैंड साइड अपर मोस्ट कॉर्नर पर मिल जाएगी। लेकिन अगर आप जल्दी में हैं और जल्दी करना चाहते हैं तो ये रिवीजन सीरीज़ बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। बेसिकली इस चैप्टर में हम फोर्सेस को एक्सप्लोर करेंगे। फोर्सेस को कैसे एक्सप्लोर करेंगे, फोर्सेस के बारे में समझेंगे कि फोर्स कैसे काम करते हैं, कितने टाइप के फोर्सेस होते हैं, वो सब यहाँ इस चैप्टर में हम समझेंगे। जैसे इस इमेज में देख पा रहे हो, दो लड़कियां हैं जो अभी डाउन हिल आ रही हैं, पहाड़ से नीचे की तरफ आ रही हैं। तो NCERT जैसे एक स्टोरी से स्टार्ट करता है, सिमिलरली इस चैप्टर में भी यहाँ सोनाली और रागनी दो लड़कियां हैं, क्लासमेट्स हैं, अपने गांव में रहती हैं। तो उनकी गर्मियों की छुट्टियां शुरू हुई हैं, तो वो लोग साइकिल एक्सप्लोरेशन पे जाती हैं, साइकिल्स लेके पहाड़ पे अपहिल जाती हैं। तो उनमें से एक लड़की बोलती है, ओ नो, द विंड इज पुशिंग मी हार्ड। जो हवा है मेरे को बहुत हार्ड पुश कर रही है पीछे की तरफ, क्योंकि तो सोनाली रिप्लाई करती है, वी आर राइडिंग अगेंस्ट द विंड। हम अगेंस्ट द विंड जा रहे हैं, विंड हमें इसलिए अपोज कर रही है। वी मस्ट पुश आवर पैडल्स हार्डर टू मेक फास्टर। अगर हमें तेज जाना चाह रहे हैं तो अपने को क्या करना पड़ेगा बेटा, पैडल फास्ट पैडलिंग करनी पड़ेगी। लेकिन वही बच्चे जब ऊपर जाके ऊपर फिर क्या होता है, लाइटनिंग वगैरह होती है, उसके बाद जब वापस आ रहे होते हैं, As they were coming down the slope of the hill, जब वो वापस आ रहे हैं, they realized that their bicycles were moving down at a great speed. उनकी बाइसिकल बढ़िया तेज ग्रेट स्पीड पे आ रही है नीचे की तरफ। Even though they were not pedaling, वो पैडल नहीं कर रहे हैं तब भी। सोनाली yelled, it's thrilling. It seems something is pulling us downhill. ऐसी कोई चीज़ है जो हमें डाउन हिल की तरफ खींच रही है। What could it be? आपको क्या लगता है वहाँ क्या होगा? बेसिकली जब चढ़ रहे थे तो एक अपोजिट फोर्स लग रहा था, जब वो डाउन हिल आ रहे थे तो एक हेल्पफुल पुश लग रहा था, उनके पीछे की तरफ पुश लग रहा था जो उन्हें धकेल रहा था नीचे की तरफ। तो उन्हें पैडलिंग की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी, इवन देन वो इजीली साइकिल को ड्राइव कर पा रहे थे। तो क्या चीज़ है वो है, बेसिकली इट इज़ अ फोर्स। वो क्या है बेटा, एक फोर्स है। लेट अस ट्राई टू एक्सपीरियंस द पुश एंड द पुल। जैसे उन्होंने पुश और पुल को फील किया, यहाँ अलग अलग तरीक़ों से पुश एंड पुल को एक्सप्लेन किया जाएगा। जैसे एक बॉक्स दे रखा है, तो आप इस बॉक्स को अगर मूव कराना चाहें तो पुश कर सकते हैं, इस टाइप से रस्सी बांध के पुल कर सकते हैं, या फिर लिफ्ट कर सकते हैं। ये कुछ तरीके हैं। इसके अलावा कोई और तरीका हो तो आप आइडिया सोच सकते हैं। बेसिकली यहाँ ये समझा रहा है बेटा, द पुश और पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पे मैंने पुश किया या फिर पुल किया, इज कॉल्ड फोर्स इन साइंस। साइंस की लैंग्वेज में उसे ही फोर्स, जिसे हम हिंदी में बल बोलते हैं, वही फोर्स है। व्हाट कैन ए फोर्स डू टू द बॉडीज ऑन विच इट इज अप्लाइड। किसी बॉडी पे मैंने फोर्स अप्लाई किया तो वो उस बॉडी में क्या क्या फर्क ला सकता है, क्या कर सकता है। एक्टिविटी 5.2 में समझा रखा है कि आप कुछ एक्शन नोट डाउन कीजिए। जैसे यहाँ, योर फ्रेंड होल्डिंग योर मूविंग बाइसिकल फ्रॉम बिहाइंड इट टू स्टॉप इट। जैसे आपकी उम्र के बच्चे क्या करते हैं, शैतानी में आपका कोई दोस्त होगा, आप साइकिल ड्राइव कर रहे हो, पीछे से आके पकड़ लेगा, पीछे से आके पकड़ के खींचेगा, तो कर क्या रहा है, बेसिकली वो पुल कर रहा है। इसका इफेक्ट क्या आएगा, स्टॉपिंग और डिक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द बाइसिकल। अगर उसमें अच्छा खासा फोर्स हुआ, अगर उसने अच्छे से पुल किया तो आपको स्टॉप कर देगा, कम पुल किया तो आपकी स्पीड तो जरूर डिक्रीज कर देगा। हिटिंग ए मूविंग बॉल विद ए बैट। बैट से आपने बॉल को हिट किया, कर क्या किया, क्या आपने बॉल को पुश किया, जिस डायरेक्शन में आप चाह रहे थे आपने पुश किया। प्रेसिंग एन इन्फ्लेटेड बैलून। एक फुला हुआ बैलून है, उसको आप प्रेस कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो बेटा, पुश कर रहे हो। यहाँ क्या किया आपने, चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉल। जो मूविंग बॉल आपकी तरफ आ रही थी, आपने उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। दूसरा, चेंजिंग इन शेप ऑफ द बैलून। प्रेशराइज करके आपने बैलून के शेप को चेंज कर दिया। What do you conclude from these examples? इन एग्जाम्पल से आपको क्या फील हुआ? Does a force cause a moving object to stop? क्या फोर्स एक बॉल को, किसी ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है? Can it change its speed और डायरेक्शन ऑफ मोशन? क्या वो स्पीड को चेंज कर सकता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है, और चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे बैलून के केस में हमने देखा, उसने उसके शेप को चेंज कर दिया। ऐसा क्या क्या कर सकता है? यहाँ और डिफरेंट एग्जाम्पल दे रखे हैं।
आप ड्रॉ को खींचते हो, रबड़ बैंड को खींचते हो, बॉल को इस बच्ची ने रोक लिया। इस टाइप से डिफरेंट एग्जाम्पल दे रखे हैं। एट द लास्ट ये समझा रहा है द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। अगर मैं ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करता हूं तो वो क्या क्या कर सकता है। देखिए, मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, कोई चीज़ रेस्ट पे है, आप उसको मूव करा दिया फोर्स का यूज करके। चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज मूविंग, अगर ये मूव कर रहा है तो वो उसकी स्पीड को चेंज कर सकता है, उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के शेप में चेंज ला सकता है। काज, समवन और ऑल ऑफ दीज इफेक्ट, इनमें से कोई एक दो या फिर सब के सब इफेक्ट फोर्स ला सकता है। स्टेप फर्दर में बता रहा है, सपोज एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, डज इट मीन दैट नो फोर्स इज वर्किंग ऑन इट। मान लिया ये मार्कर यहाँ रखा हुआ है, ये मार्कर यहाँ रखा हुआ है और ये मूव नहीं कर रहा है, तो क्या इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा? अभी भी फोर्स लग रहा है, लेकिन वो फोर्स बैलेंस हो जा रहा है, वो फोर्स बैलेंस हो जा रहा है। जो नेट फोर्स है वो जीरो है। मीन्स फॉर एग्जाम्पल, मान लिया ये टेबल है, टेबल को मैंने पुश किया, सामने से मैंने यहाँ से 10 न्यूटन से पुश किया, उधर से आपने 10 न्यूटन से पुश कर दिया। 10 न्यूटन इधर, 10 न्यूटन इधर, ओवरऑल फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो। तो इस तरह से हम देख सकते हैं अगर कोई चीज़ रेस्ट पे है तो उसके अंदर नेट फोर्स जीरो होगा। आर फोर्सेस एंड इंट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर ऑब्जेक्ट्स, क्या जो फोर्सेस लग रहे हैं वो दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स के इंट्रैक्शन से लग रहे हैं? बट ऑब्वियस, अगर मान लिया टेबल के ऊपर मैंने हाथ से पुश किया, टेबल के ऊपर मैंने हाथ से यूँ पुश किया, तो नॉट ओनली टेबल के ऊपर फोर्स लग रहा है, मेरे हाथ के ऊपर भी रिवर्स फोर्स लग रहा है। इसका मतलब जो फोर्स है वो दो फोर्सेस के इंट्रैक्शन से हो रहा है, दो फोर्सेस के, दो ऑब्जेक्ट के इंट्रैक्शन से हो रहा है। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रेसाइज कर रहा है, तो पहला ऑब्जेक्ट दूसरे के करेगा, दूसरा पहले के ऊपर वो करेगा। वही समझा रखा है। फोर्सेस रिजल्ट्स ओनली व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इंटरेक्टिंग इन सम वे और द अदर। जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर इंटरेक्शन कर रहे हैं तभी फोर्स लगेगा। तो फोर्स इज ए पुश और पुल। ओवरऑल सारी कहानी का निचोड़, फोर्स क्या है? एक पुश है या फिर पुल है ऑन एन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इंटरेक्शन विद अनदर ऑब्जेक्ट। किसके इंटरेक्शन से हुआ? ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ हुआ। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। एसआई फोर्स क्या है? एसआई यूनिट क्या है फोर्स की? न्यूटन है, जिसका सिंबल क्या रहेगा? एन। What are the different types of forces? अगर फोर्सेस कितने टाइप के होते हैं, अगर हम फोर्सेस को ब्रॉडली डिफ्रेंशिएट करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फर्स्ट वन इज कॉन्टैक्ट फोर्सेस, सेकंड वन इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स रहेंगे जिसमें कॉन्टैक्ट बन रहा है, दो चीज़ों के बीच में इंटरेक्शन होते हुए वो टच में आ रही हैं। अगर वो कॉन्टैक्ट बन रहा है, टच हो रहा है, तो वो कॉन्टैक्ट फोर्स की डेफिनेशन में आएगा। जैसे मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स। मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स की कैटेगरी में आएंगे, वेयर एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के उसमें आएगा मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स। वन बाय वन हम यहाँ समझते हैं। पहले कॉन्टैक्ट फोर्स को बताया, फोर्सेस ऑफ दिस टाइप विच एक्ट ओनली व्हेन, वो कब काम करेंगे? देयर इज ए फिजिकल कॉन्टैक्ट। फिजिकल कॉन्टैक्ट जरूरी है, जैसे उसका नाम बता रहा है, फिजिकल कॉन्टैक्ट जरूरी है बिटवीन द ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस के दो टाइप हैं, मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स। मस्कुलर फोर्स में क्या बताया बेटा? मस्कुलर फोर्स कौन से? जो हमारी मसल से आते हैं, जो मैंने हाथ को आगे पीछे करके, पुश करके, पुल करके, पैरों का यूज करके, मसल का यूज करते हुए किया। जैसे यहाँ बता रहा है, द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ द मसल्स, मसल्स के कारण आएगा, इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्सेस अकर व्हेन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड इलोंगेट। कॉन्ट्रैक्ट हुई और लंबी हो गई व्हाइल डूइंग एनी एक्टिविटी। जैसे ये सारे एग्जांपल मस्कुलर फोर्सेस के हैं। ये जो जानवर दिखा रखे हैं ये अपनी मसल्स का यूज़ कर रहे हैं, मसल का यूज़ करके मस्कुलर फोर्स लगा रहे हैं। ये बच्चे अपने मसल्स का, ये बच्चा अपने पैर के मसल का यूज़ कर रहा है, ये अपने हाथ और पैर की मसल का यूज़ कर रहा है, ये बर्ड्स अपने विंग्स का यूज़ कर रहा है। उसके बाद बता रहा है, नॉट ओनली ये, हम ह्यूमन बीइंग भी एनिमल्स के मसल्स का यूज़ करते हैं, मस्कुलर फोर्स का यूज़ करते हैं। यह यहाँ देख पा रहे हो आप, ये किसान जो है ऑक्स का यूज़ कर रहा है, ये घोड़ा गाड़ी वाला घोड़े के मसल्स का यूज़ कर रहा है, वही बता रखा है। एवर हर्ड ऑफ मस्कुलर फोर्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मैनी फंक्शन इनसाइड आवर बॉडी टू। हमारी बॉडी में भी मस्कुलर फोर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जैसे हम खाना चबा रहे हैं तो हमारी मसल्स काम कर रही हैं। इवन जब मैं अपने इसोफेगस में से खाना मेरे अंदर जाता है तो तब भी
जो पेरिस्टालिसिस मूवमेंट है तब भी हमारी मसल्स उस खाने को धीरे 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 नीचे भेज रही हैं। सिमिलरली हमारा हार्ट जब ब्लड को पंप कर रहा है तो वो क्या है, वो भी तो एक मसल्स ही है, वो भी एक मसल ही है। वो मसल का फोर्स, मस्कुलर फोर्स का यूज करते हुए पूरे 24 आवर राउंड द क्लॉक पूरी लाइफ आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। सेकेंड टाइप ऑफ फोर्स इज फ्रिक्शन फोर्स। अब जैसे आप देखो कि मान लिया कोई भी चीज फ्लैट ग्राउंड पे पड़ी है, आप रोल कर रही है, थोड़ी दूर जाएगी, वो आपने फोर्स अप्लाई किया, वो थोड़ी दूर चलेगी। कोई बॉल है मान लिया, वो रोल किया, थोड़ी देर जाके अपने आप रुक जाती है। सिमिलरली मान लिया मैं एक साइकिल को पैडल कर रहा हूँ और अच्छी खासी स्पीड से चल रही है, बट आफ्टर सम टाइम आप क्या देखोगे, थोड़ी दूर जाके वो साइकिल अपने आप रुक जाती है, थोड़ी दूर जाके वो साइकिल अपने आप रुक जाती है, या फिर स्लो डाउन तो पक्का हो ही जाएगी, और बिल्कुल नहीं पैडल करोगे तो थोड़ी दूर जाके रुक भी जाएगी। तो इसी टाइप से आपने पहले भी देखा है कि फोर्स इज एसेंशियल टू चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो कैसे रुक गई? अगर मान लिया 10 की स्पीड से चल रही थी, थोड़ी दूर जाके वो अपने आप से रुक गई। एक बॉल रोल कर रही थी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मान लेते हैं, आगे जाके थोड़ी दूर आगे जाके वो बॉल रुक जाती है। कैसे रुकी? अभी तक हमने समझा था कि किसी चीज़ को स्टॉप करने के लिए, किसी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, किसी चीज़ को चलते रहने के लिए कुछ फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स पक्का लगा है जिसने उसको स्लो डाउन किया और इवेंचुअली एट द लास्ट उसको रोक दिया। इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स लगा है, तो वो कौन सा फोर्स है? वो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है। इस एक्टिविटी के थ्रू हम समझेंगे, एक फ्लैट बेस का कोई इंस्ट्रूमेंट ले लिया, कोई भी आर्टिकल ले लिया, जैसे यहाँ उसने एक टिफिन लिया है, आपने उसको पुश किया, जैसे यहाँ दिखा रखा है, आपने उसको पुश किया, तो वो क्या होगा, थोड़ी दूर जाएगा, फिर जाके रुक जाएगा। यानी इस तरफ से जब मैंने इसको इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, इसका मतलब वो थोड़ी दूर जाके रुक रहा है, इसका मतलब अपोजिशन में कोई फोर्स लग रहा है, हाँ सा लग रहा है। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, मैं अब इधर चला जाता हूँ, इधर से पुश कर दूंगा, क्योंकि ये फोर्स तो पहले ही इधर काम कर रहा है, तो मैं इधर से पुश करूंगा तो उसको डबल हेल्प मिल जाएगी। लेकिन जब मैं इधर से गया और मैंने इधर से अपना मस्कुलर फोर्स यूज किया, तो मैंने देखा इधर भी थोड़ी दूर जाने के बाद वो रुक गया। इसका मतलब अब वही फोर्स जो पहले इस डायरेक्शन में लग रहा था, अब वो इस डायरेक्शन में लगना शुरू हो गया है। इसका मतलब ये है कि जो फ्रिक्शन फोर्स, हम इसको फ्रिक्शन फोर्स में डायरेक्टली समझा रहा हूं आपको, जब मैंने उधर से अप्लाई कर रहा था तो फ्रिक्शन फोर्स इधर से लग रहा था अपोजिट डायरेक्शन में। फिर जब मैं इधर से अप्लाई करना स्टार्ट किया तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन से लगना शुरू हुआ, जिसने कि इसके मोमेंट को रोक दिया और मूव नहीं करने दिया, थोड़ी दूर जाके ये रुक गया। वही समझा रखा है, द फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले, ऐसा फोर्स जो प्ले में आया, रोल में आया, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स और ट्राइज टू मूव, जब एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या मूव करने की कोशिश कर रहा है, अवर अनदर सरफेस क्या है, ये टेबल है जिसके ऊपर वो मूव कर रहा था, इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, उसी को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहा गया है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसा है? कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ रहे हैं हम। क्यों? सिंस इट अराइजेस ड्यू टू द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट, क्योंकि ये है किस लिए राइज हुआ? क्योंकि दो सरफेस कांटेक्ट में थे, दो सरफेस एक दूसरे के ऊपर मूव करना चाह रहे थे, तब ये आया। लेकिन सर मुझे तो नहीं लग रहा कि जब वो फोर्स मूव कर रहे थे तो उसके अंदर कुछ रगड़ हुआ होगा, जैसे इस इमेज में। सर ये तो बहुत खुरदरा दिखा रखा है, ये देखिए सर कितना ऊंचा नीचा दिखा रखा है। लेकिन मैंने जो टेबल दिखाई थी ना सर, वो टेबल तो बिल्कुल स्मूथ थी, और जो मैं अपना टिफिन बॉक्स रखा था वो भी बिल्कुल स्मूथ था। नहीं, अगर माइक्रोस्कोपिकली देखोगे बेटा, किसी भी टेबल को, किसी भी सरफेस को, टाइल है, टेबल है, कुछ भी सरफेस, उसके अंदर हल्के हल्के इस टाइप का इरेगुलरिटीज मिलेंगी। और जब इरेगुलरिटीज मिलेंगी तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव करने की जब ऐसे कोशिश करेगा, या तो मूव कर रहा होगा या ट्राई करेगा मूव करने का, तो उनके बीच में इंटरलॉकिंग हो जाएगा। ये जो दिखा रखा है, इंटरलॉकिंग हो जाएगा और उसको मूव नहीं करने देगा। इसी के कारण फ्रिक्शन रोल प्ले करता है। अब एक्टिविटी 5.4 में क्या बता रखा है? क्या सभी सरफेसेस एक जैसा फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं? तो उसके लिए एक एक्टिविटी कर लेते हैं। क्या करेंगे?
एक ही टाइप का सरफेस लिया, फॉर एग्जांपल जैसे इन्होंने लंच बॉक्स ले रखा है, उसी लंच बॉक्स को मैं कभी टेबल पे रखूँगा, कभी फर्श पे रखूँगा, कभी टाइल पे रखूँगा, कभी मिट्टी में रखूँगा, ऐसे 4-5 तरीके से वुड के ऊपर, क्लॉथ के ऊपर अलग अलग जगह रख के देखूँगा और उसको सेम फोर्स से पुश करके देखूँगा। यू विल ऑब्जर्व कि हर एक जगह जितना स्मूथ जगह होगी वो उतना दूर तक ट्रैवल करेगा, जितना रफ जगह होगी वो वहीं रुक जाएगा। इट मीन्स कि हर एक सरफेस डिपेंडिंग ऑन इट्स इरेगुलरिटीज पे डिपेंड होते हुए वो उसी हिसाब से फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेगा। स्टेप फर्दर में बता रखा है, अब तक हमें जितने भी एग्जाम्पल देखे सब में सॉलिड लिया, तो क्या सॉलिड ही फ्रिक्शन अप्लाई करता है? नहीं, एयर और वाटर भी फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं। एयर, वाटर एंड अदर लिक्विड्स ऑल्सो एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू देम। एयर भी और वाटर भी फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं, इसीलिए आपने देखा होगा जो स्पीड कार होती हैं फॉर्मूला 1 टाइप, उनका फेस यूं पतला बनाया जाता है एरोडायनामिक्स का यूज करते हुए। सिमिलरली शिप वगैरह आपने देखी है सामने से पतली होती हैं ताकि वो पानी को काटते हुए, ताकि मिनिमम फ्रिक्शन उसके ऊपर अप्लाई हो, इसी तरह से वो सब चीजें डिजाइन की जाती हैं। नेक्स्ट, सेकेंड टाइप ऑफ फोर्सेस दैट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, जिसमें कॉन्टैक्ट नहीं बन रहा है। क्या बात कर रहे हो सर, बिना कॉन्टैक्ट बने मैं कैसे फोर्स अप्लाई कर दूंगा? इट्स नॉट पॉसिबल। बिना टच में आए, बिना कांटेक्ट में आए भी फोर्सेस काम करते हैं। आइए समझते हैं कैसे। ऑब्जेक्ट्स आर नॉट इन कांटेक्ट, ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, दीज फोर्सेस आर कॉल्ड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, उनको नॉन कांटेक्ट फोर्सेस कहा गया। पहला एग्जांपल मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स में के बारे में आप क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं। मैग्नेटिक फोर्स में क्या होगा बेटा, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के ऊपर या कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे कि आयरन, निकेल, कोबाल्ट, इनके ऊपर इफेक्ट डालेगा। कैसे डालेगा? दूर से ही, कुछ दूर से ही वो आयरन नेल्स को उठा लेता है ना, तो वही मैग्नेटिक पोल्स के बारे में बता रखा है। मैग्नेट्स में क्या होता है, आप देखोगे कि जो लाइक पोल्स होंगे जैसे नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ एक दूसरे को रिपेल करते हैं, वाइल अनलाइक पोल्स नॉर्थ और साउथ या फिर साउथ और नॉर्थ एक दूसरे को अटैक करते हैं। We also learned about electromagnet which behave like magnet. Attraction and repulsion between objects are also a part of push and pull, that is a force. जो अट्रैक्शन हो रहा है या रिपल्शन हो रहा है, वो भी तो इट्स ए काइंड ऑफ पुश एंड पुल, तो वो भी वही बता रहा है, वो भी एक टाइप का फोर्स है जिसे हम मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। कैन यू रिकॉल दैट ए मैग्नेट कुड एक्सर्ट फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट और ए मैग्नेटिक मटेरियल विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट? बिना कांटेक्ट में आए भी वो फोर्स अप्लाई कर देता है, तो इसलिए मैग्नेटिक फोर्स कैसा हुआ? नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। इस एक्टिविटी में बता रखा है कैसे हम उसको चेक करेंगे। एक मैग्नेट लीजिए, ये वाला जो दिखा रखा है, उसको एक लकड़ी के उसमें डाल दीजिए, उसके ऊपर दूसरा मैग्नेट सेम पोलैरिटी वाला, मान लीजिए ये नॉर्थ है, तो इस मैग्नेट का भी नॉर्थ पोलैरिटी नीचे की तरफ हो और डाल दीजिए। आप देखोगे उसके पास जाने के बाद कुछ सेंटीमीटर पहले ही वो रुक जाएगा। आप पुश करने की कोशिश करोगे, वो नहीं पुश होगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच में रिपल्शन हो रहा है, ऊपर की तरफ पुश करेगा, ऊपर की तरफ पुश करेगा। इट मीन्स बिना कांटेक्ट में आए इसने रिपल्शन दिखा दिया। अब इसका उल्टा करते हैं, इसको निकाला, पलट दिया, साउथ वाला पोर्शन नीचे ले आए। अब आप क्या देखोगे, अब इसके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। आप नहीं चाह रहे हो कि नीचे जाए, तब भी ये जुप से जाके उसके चिपक जाएगा, बिकॉज ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्स। The force exerted by a magnet on another magnet or a magnetic material is called magnetic force. उसको क्या बोला गया है? magnetic force. Since a magnet can exert a force from a distance, कुछ दूर से ही फोर्स अप्लाई कर सकता है without being in contact, बिना कांटेक्ट में आए, it is called a non-contact force. सेकेंड टाइप का फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का सेकेंड टाइप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दो पार्ट में तोड़ लीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रॉन स्टैटिक फॉर्म में हैं, यानी इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे हैं। ये आप क्लास 6 से करते आ रहे हैं। आपने एक अपने क्या बोलते हैं स्केल ली, प्लास्टिक की स्केल ली, ऐसे इस टाइप से हेयर्स में रब किया और कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े ऐसे रखे टेबल पे और उसके पास लेके गए। आपने देखा होगा बिना टच में लाए, मैं उसको टच नहीं किया है, टेबल के साथ टच में नहीं किया है, पेपर के साथ टच नहीं किया है, कुछ ऊपर से ही उसने पेपर्स को ऊपर की तरफ अट्रैक्ट कर लिया, ऊपर की तरफ अट्रैक्ट कर लिया। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके अंदर हुआ क्या बेसिकली, जब मैंने उसको रब किया तो क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं और
इधर से उधर जाएंगे तो इसके अंदर मेरी प्लास्टिक इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब जब पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया तो वो किसी नेगेटिव चार्ज के पास जाएगा या फिर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के पास जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो उसको अट्रैक्ट कर लेगा। सिमिलरली यहाँ एक और बता रखा है, एक और एक्टिविटी बताई है 5.7 में। 2 बैलून लिए, उनको इस टाइप से टांग दिया। अब उसके ऊपर एक मैंने कपड़ा लिया और उसको रब कर दिया, इधर से इस बैलून को भी, इधर से इस बैलून को भी। तो अभी तक जो स्टेट थे, यहाँ बिल्कुल स्टेट थे, वो मैंने देखा कि ये देखो दूर जा रहे हैं, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। जब मैंने उसको दोबारा छोड़ा तो वो दूर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि जब मैंने उसको रब किया तो इसके ऊपर चार्ज डेवलप हो गया, इसके ऊपर चार्ज डेवलप हो गया जिसने कि इसको रिपेल करा दिया, रिपल्शन कर दिया। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपेल करता है, तो क्या अट्रैक्ट नहीं करता है? अट्रैक्ट भी करता है। आइए देखते हैं कैसे। अब इसी बैलून को मैं जो कपड़ा था उसके पास लाऊंगा तो आप देखोगे बैलून उस कपड़े की तरफ जाएगा। इसका मतलब उसके अट्रैक्शन हुआ, उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ और अट्रैक्शन भी हो रहा है, यानी इट मस्ट बी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। जैसे मैंने बताया कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, सिमिलरली इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था और कपड़े के ऊपर नेगेटिव चार्ज था। तो जब पॉजिटिव को पॉजिटिव के पास लेके गया तो रिपल्शन हुआ, लेकिन जब पॉजिटिव को नेगेटिव के पास लेके गया तो अट्रैक्शन हुआ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में दोनों टाइप के वो रहेंगे। वी फाउंड दैट 2 सिमिलरली चार्ज बैलून रिपेल ईच अदर। अगर सेम टाइप के चार्ज होंगे तो वो रिपेल करेंगे। वेयर इज ए चार्ज बैलून एंड द वुलन क्लॉथ, चार्ज बैलून और वुलन क्लॉथ को जब पास पास लाया दे विल अट्रैक्ट। Does this indicate that the charge on the balloon is of a different kind? क्या इसका मतलब ये हुआ कि बैलून के ऊपर जो चार्ज था वो अलग टाइप का था, whereas वुलन क्लॉथ के ऊपर अलग टाइप का था? यस, बिल्कुल हुआ। इसीलिए हमें पता चला कि 2 टाइप के चार्जेस हैं। The 2 kinds of static charge are said to be positive and negative। तो इस टाइप से जो चार्ज 2 टाइप के आए उन्हें हमने नाम दिया पॉजिटिव एंड नेगेटिव। द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज बॉडी और एन अनचार्ज्ड बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो फोर्स जो एक चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी के ऊपर लगा रही है या फिर एक चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी के ऊपर लगा रही है उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे। इट इज अगेन अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। थर्ड टाइप का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या है बेटा, एक बॉल ली, आपने ऊपर की तरफ फेंकी, आप देखोगे वो बॉल ऊपर जाएगी, स्पीड स्लो डाउन करेगी, फिर नीचे आ जाएगी। या फिर एक बॉल ली, मैं छत से छोड़ दिया, जैसे ही छोड़ा वो बॉल नीचे की तरफ जा रही है। क्यों जा रही है भाई? जो मैं ऊपर से छोड़ा वो भी नीचे की तरफ जा रही है, जो नीचे से ऊपर की तरफ छोड़ा वो भी नीचे ही जा रही है। क्यों? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ किसी भी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, वही यहाँ दिखा रखा है। मैंने इरेजर को छोड़ा, पेड़ से जब फ्रूट गिरता है वो भी नीचे की तरफ ही आता है, बच्चे ने जंप किया वो भी नीचे ही आ रहा है, बास्केटबॉल भी नीचे की तरफ आ रही है, स्विमिंग पूल में जब मैं जंप करता हूँ तब भी नीचे। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। Since all the objects fall toward the earth, it means the earth attract them। इसका मतलब अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रही है। द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट टुवर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड द ग्रेविटेशन फोर्स। उसी को ग्रेविटेशन फोर्स कहा गया है, या फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहा गया है, या फिर सिंपली बोल दो ग्रेविटी कहा गया है। सिंस द ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट विदाउट कॉन्टैक्ट, बिना कॉन्टैक्ट में आए, बिना कांटेक्ट में आए ग्रेविटेशन फोर्स काम कर रहा है, इसीलिए इसको भी नॉन कांटेक्ट फोर्स की कैटेगरी में रखा गया है। प्लस इस ग्रेविटेशन फोर्स में और जो मैग्नेटिक फोर्स था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक दोनों फोर्सेस में अट्रैक्शन भी हो रहा था और रिपल्शन भी हो रहा था। लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स में आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन नहीं होगा। अब वेट का कॉन्सेप्ट आ गया। वेट क्या चीज है? बेसिकली वेट को समझने से पहले आपको मास को समझना पड़ेगा। द एक्चुअल कंटेंट ऑफ एनी बॉडी इज नोन एज इट्स मास। मेरे अंदर जितना भी कंटेंट है उतना ही मेरा मास है, लेकिन उस मास को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, उस अट्रैक्शन को जो अर्थ अट्रैक्ट कर रही है ना, फोर्स लग रहा है, जो फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, उस ग्रेविटेशन फोर्स को हम वेट बोलते हैं। द फोर्स विद विच द अर्थ पुल्स एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ, वो फोर्स जिससे अर्थ अट्रैक्ट कर रही है उसे ही हम वेट बोलते हैं। द वेट मेजर्स हाउ स्ट्रांगली एन ऑब्जेक्ट इज पुल्ड बाय द अर्थ। वेट मेजर करता है कि अर्थ कितनी फोर्स से खींच रही है। सिंस द वेट इज ए फोर्स,
क्योंकि वेट क्या है, वेट भी एक टाइप का फोर्स है, इसीलिए एसआई यूनिट वेट की क्या होगी, जो फोर्स की एसआई यूनिट होगी, फोर्स की एसआई यूनिट क्या थी, न्यूटन, तो वेट की भी एसआई यूनिट न्यूटन ही होगी। अब बता रहा है क्या हर एक चीज को अर्थ एक ही फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, नहीं, ऐसा तो नहीं है, अलग अलग वेट को अलग अलग तरीकों से करेगी। आइए देखते हैं कैसे। मैंने एक स्प्रिंग लिया, जब उसके नीचे कुछ नहीं टांग रखा था तो उसकी लेंथ इतनी थी, मैंने उसके नीचे एक पत्थर टांग दिया, उसकी लेंथ बढ़ गई। मैंने क्या किया, एक बड़ा पत्थर टांग दिया तो उसकी लेंथ और बढ़ गई। तो इससे मुझे क्या पता चला, स्ट्रेच, वी फाइंड दैट द स्ट्रेच कॉज इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग में जो लेंथ खिंचाव हुआ इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट, अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग था। दिस इंडिकेट्स दैट द अर्थ पुल डिफरेंट ऑब्जेक्ट विद डिफरेंट फोर्सेस। तो इससे मुझे पता चला कि अर्थ डिफरेंट ऑब्जेक्ट को डिफरेंट फोर्सेस से खींचेगी, और ये डिफरेंट फोर्सेस कब लगेगा, डिपेंडिंग ऑन इट्स मास, कि उसके अंदर कितना मास है उस हिसाब से। दैट इज द वेट ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट, अलग अलग चीज का अलग अलग वेट होगा। हम देख भी सकते हैं किसी बच्चे का वेट 40 kg है, किसी का 70 kg है, किसी का 80 kg है, लाइक दैट। स्टेप फर्दर में बता रहा है बेटा, स्प्रिंग बैलेंस इज अ सिंपल डिवाइस यूज्ड टू मेजर वेट। जैसे अभी हमने देखा स्प्रिंग बैलेंस क्या है, एक छोटा सा सिंपल डिवाइस है जो वेट मेजर करने के लिए यूज आता है। अमाउंट ऑफ स्ट्रेचिंग, कितना खिंचाव हुआ, गिव्स द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसी से हमें वेट ऑफ ऑब्जेक्ट मिलता है। एक्टिविटी 5.10 में आपको यही स्प्रिंग बैलेंस के बारे में सिखा रखा है। स्प्रिंग बैलेंस यहाँ पहले छोटा दिखाया, उसको जूम इन करके दिखाया। राइट साइड में आप देखोगे न्यूटन है, न्यूटन मीन्स ये वेट को मेजर कर रहा है, इधर क्या है, वेट को मेजर किया जा रहा है। इधर ग्राम है, तो ग्राम में क्या होगा, ये इधर मास को मेजर किया जा रहा है। यानी एक चीज मान लो इधर है तो मैं कहूंगा इट इज ऑफ 4 न्यूटन, इसका जो वेट है वो 4 न्यूटन है, वेर इसका मास कितना 400 ग्राम है। क्यों, क्योंकि जो मास है उसको हम ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करते हैं। हायर क्लासेस में आएगा, जो मास है उसका 400 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 4। 10 हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो जी आएगा, स्मॉल जी आएगा, मास मल्टीप्लाइड बाई जी इज इक्वल टू 4। वह हायर क्लासेस में आएगा, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहां बता रहा है कि इस एक्टिविटी में स्प्रिंग बैलेंस को कैसे यूज किया जाता है। तो सबसे पहले अगर जैसे ही हम इसमें देखेंगे तो मैक्सिमम कितना मेजर कर सकते हैं, मैक्सिमम वेट हम कितना मेजर कर सकते हैं, लास्ट कितना बेटा, यहां देखो 10 है, तो 10 तक ही, 10 न्यूटन तक हम इसके ऊपर मेजर कर सकते हैं, बस मैक्सिमम। नेक्स्ट मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं, अगर आप अपनी बुक में देख पाओगे, यहाँ आपको इमेज में नहीं भी दिखाई दे रहा हो, तो यहाँ से लेके 0 से लेके नेक्स्ट मार्किंग कितना है, 1 पे है, नेक्स्ट मार्किंग कितना है 1 न्यूटन। और 1 न्यूटन से लेकर 2 न्यूटन के बीच में, यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में, यहाँ भी 1 न्यूटन का डिफरेंस है, यहाँ भी 1 न्यूटन का डिफरेंस है, इस टाइप से 1 न्यूटन का डिफरेंस है। और उस 1 न्यूटन को यहाँ टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, टोटल 1 न्यूटन को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो जब मैं 1 न्यूटन को 5 से डिवाइड करूंगा तो मिनिमम मैं इसमें 0.2 न्यूटन ही कैलकुलेट कर सकता हूं। 0.2 न्यूटन का डिफरेंस होगा तो मैं उसको अच्छे से मेजर कर पाऊंगा, उससे ज़्यादा का डिफरेंस, उससे कम का डिफरेंस होगा तो मैं मेजर नहीं कर पाऊंगा। तो स्मॉलेस्ट में हम 0.2 और मैक्सिमम में हम 10 न्यूटन मेजर कर सकते हैं। अब ये बता रहा है, एक एक्टिविटी 5.12 दी, उसमें अलग अलग चीज़ें, अलग अलग ऑब्जेक्ट लेंगे। पेंसिल बॉक्स लिया, उसका वेट मेजर किया, पार्शियली फिल्ड वाटर बॉटल लिया, उसका वेट मेजर किया, बैग लिया, उसका वेट मेजर किया, हमें वो सब डिफरेंट मिलेंगे क्योंकि उनका मास डिफरेंट है तो उनका वेट भी अलग अलग होगा। अब मास और वेट के बीच में डिफरेंस समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर, मास उस ऑब्जेक्ट के अंदर, मास उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो मैटर है, जो मैटर है उसका मास है, एंड इज मेजर्ड इन ग्राम, उसको ग्राम में या फिर किलोग्राम में मेजर कर सकते हैं। इट्स वैल्यू रिमेन्स द सेम एट एवरी प्लेस, उसकी वैल्यू हर एक जगह एक जैसी रहेगी। जैसे मास ऑफ द ऑब्जेक्ट हर जगह, देखो अर्थ पे भी 1 किलोग्राम है, मून पे भी, मार्स पे भी, वीनस पे भी, जुपिटर पे भी, हर जगह 1 किलोग्राम है। वेट ऑन द अदर हैंड, जबकि वेट क्या है, इज द ग्रेविटेशन फोर्स विद विच द अर्थ पुल्स एन ऑब्जेक्ट। वेट वो चीज है, अब ठीक है मैंने बोल दिया इसमें 10 ग्राम मास है, लेकिन 10 ग्राम मास को अर्थ कितने फोर्स से खींच रही है, अर्थ कितने फोर्स से खींच रही है, ये उसका वेट होगा। तो अर्थ पे क्या होता है बेटा, अगर इसका मास 10 ग्राम है, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो उसका वेट आ जाएगा 100 ग्राम। लेकिन यही जो मल्टीप्लाई 10 से किया,
ये मून पे कम हो जाता है। ये देखो यहाँ 10 न्यूटन आया, जब मून पे गए तो इसका वेट कम हो गया, मार्स पे गए तो 3.8, वीनस पे गए तो 9 न्यूटन, जुपिटर पे गए तो बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि जुपिटर का साइज बड़ा है, वो ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, वो ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, इसीलिए उसका वेट बढ़ गया है। जबकि मास उसका हर जगह सेम था, लेकिन वेट वेरी कर रहा है। नेक्स्ट बता रहा है बेटा फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। अब किसी चीज़ को ग्रेविटी अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, अट्रैक्ट तो कर रही है, कितने फोर्स से कर रही है, कैसे कर रही है, वो समझ रहे हैं। यहाँ हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं, इस एक्टिविटी में क्या किया, एक बकेट ली, बकेट में वाटर बॉटल को बंद करके छोड़ दिया ऊपर, क्या वो डूबेगी? नहीं डूबेगी। इवन मैं उसको पुश करने की कोशिश करूँगा बकेट के अंदर, तो जब मैं पुश करूँगा ना तो मुझे फीलिंग आएगी, अरे ये पानी तो मेरे को ऊपर की तरफ धकेल रहा है, पानी तो इस बॉटल को ऊपर की तरफ पुश कर रहा है। जबकि अभी तक के नॉलेज के हिसाब से ग्रेविटी इस बॉटल को नीचे की तरफ खींच रही थी। ऐसा क्यों? इसीलिए बिकॉज पानी उसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है बेटा ऊपर की तरफ, दैट इज नोन एज अपथर्स्ट या फिर बायंट फोर्स। द फोर्स अप्लाइड बाय ए लिक्विड, वो फोर्स जो लिक्विड ने अप्लाई किया ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ, इज नोन एज अपथर्स्ट या फिर बायंट फोर्स। उसी फोर्स को अपथर्स्ट या फिर बायंट फोर्स कहा जाता है। इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स इज मोर, अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा हो और ये कम हो, मान लो ये 10 न्यूटन है और जो ऊपर की तरफ फोर्स लगा वो 8 न्यूटन है, तो 10 - 8 नीचे की तरफ कितना फोर्स लग जाएगा? 2 न्यूटन लगेगा। इसका मतलब अब ये जो भी ऑब्जेक्ट इस टाइम रहा होगा वो नीचे की तरफ 2 न्यूटन फोर्स से नीचे जाएगा और एट लास्ट सिंक हो जाएगा। लेकिन अगर इसका उल्टा हो, अगर ये 18 न्यूटन फोर्स हो और नीचे की तरफ लगने वाला सिर्फ 10 न्यूटन हो, तो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, इन दैट केस ऊपर की तरफ 8 न्यूटन फोर्स लगेगा और ये बोतल नहीं डूबेगी, ये बोतल फ्लोट करेगी। इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स इज मोर देन द बायंट फोर्स, द ऑब्जेक्ट सिंक। इन दैट केस ऑब्जेक्ट सिंक कर रहा था, बट इफ द टू फोर्सेस आर इक्वल द ऑब्जेक्ट फ्लोट्स। अगर इक्वल होगा तो भी फ्लोट करेगा, अगर ऊपर वाला फोर्स ज्यादा होगा तब भी फ्लोट करेगा। अब कितना ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है? फोर्स तो लग रहा है, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, कितना लगेगा ये बताया एक फेमस साइंटिस्ट थे, आर्किमिडीज साहब, ग्रीक साइंटिस्ट थे। उन्होंने देखा कि जब व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फुल्ली और पार्शियली इमर्स, किसी ऑब्जेक्ट को मैं पूरा या फिर आधा उसमें पानी में डुबो रहा हूं, इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स, उसके ऊपर एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड। जो कितना फोर्स लग रहा है वो किसके बराबर होगा? ये बहुत जरूरी है, उस लिक्विड के बराबर होगा जो कि इसने हटाया है, जो कि इसने हटाया। मान लिया इस पेन को मैंने डाला और पेन पानी में डूबेगा या तैरेगा, ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि अगर इसका जो वेट है वो जो पानी इसने हटाया उससे कम हुआ तो ये फ्लोट करेगा, अगर ज़्यादा हुआ तो ये डूब जाएगा। दिस इज नोन एज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इफ द वेट ऑफ ए लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज स्मॉलर, अगर जो पानी उसने हटाया वो स्मॉल है तो ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा, लेकिन अगर वेट जो हटाया उसने वो ज़्यादा है तो द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन द लिक्विड, ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। अब एवर हर्ड ऑफ में बता रहा है, क्या कभी आपने ऐसे तैरते हुए पत्थरों के बारे में सुना है? जो पत्थर तैरते हैं। सर क्या बात कर रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है? यहाँ देखो बेटा, देयर आर सम रॉक्स विच कैन फ्लोट ऑन वाटर। ऐसी कुछ रॉक्स हैं जो पानी के ऊपर फ्लोट करती हैं। वन सच रॉक इज प्यूमाइस, एक रॉक ऐसी है प्यूमाइस जो कि विच इज फॉर्म ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन। जब वॉल्केनो फटता है ना, ज्वालामुखी फटता है, तब वो बाहर आती हैं। व्हेन लावा विद लॉट्स ऑफ गैस एंड वाटर, जब लावा बेटा जमना शुरू करता है ना तो उसके अंदर, उस पत्थर के अंदर बहुत सारी गैसेस वाटर वेपर्स उसी के साथ जम जाती हैं, जिससे उसमें छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, और छेद हो जाते हैं तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, और डेंसिटी कम हो जाती है तो वो पानी के ऊपर फ्लोट करता है। इट ट्रैप्स टाइनी बबल्स ऑफ गैस इनसाइड, अपने अंदर छोटे छोटे बबल्स को ब्लॉक कर लेता है। दिस क्रिएट्स ए लाइट पोरस रॉक, इससे होती क्या है, हल्की हल्की पोरस रॉक बन जाएंगी फिल्ड विद एयर पॉकेट्स, और जिसके अंदर बहुत सारी एयर पॉकेट होंगी, विच इज लेस डेंस, जिसकी डेंसिटी कम होगी देन द वाटर एंड इट फ्लोट्स ऑन इट। विद दिस आपका ये चैप्टर यहाँ खत्म हुआ। अगर मज़ा आया हो, कनेक्टेड फील किया हो,
तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।